छोटी बहू और सोने का गोबर। रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में शारदा नाम की एक औरत रहती थी। उसके दो बेटे थे। बड़े बेटे का नाम सुरेश और छोटे का नाम रमेश था। वो दोनों भाई मिलकर अपने ही खेत में खेती करते थे। दोनों भाइयों के बीच बहुत प्यार था। गांव के सारे लोग कहते थे कि राम लक्ष्मण की तरह ये दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। इस तरह कुछ दिन गुजर गए और शारदा की उम्र भी बढ़ती गई, जिससे उसकी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती थी और दोनों बेटे जवान हो गए थे, शादी के लायक थे। फिर शारदा ने सोचा कि उसके दोनों बेटों की शादी कर दी जाए। फिर शारदा अपने बेटों के लिए लड़कियां ढूंढना शुरू करती है। देखिए पंडित जी, मेरे दोनों बेटों के लिए आप अच्छी लड़कियों के रिश्ते लाना। मेरी उम्र होती जा रही है और बुढ़ापे के कारण अजीब अजीब बीमारियां भी आ रही है। बस मेरा यही सपना है कि जाने से पहले उन दोनों बच्चों का घर बसा दूं। अरे शारदा बहन, ये आप कैसी बातें कर रही है? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और रही बात आपके बच्चों की शादी की, तो आप बेफिक्र हो जाइए, मैं उसी काम पर लगा रहूंगा। तो आज्ञा दीजिए, मैं अभी चलता हूँ। इस तरह कुछ ही दिनों में शारदा अपने दोनों बेटों की शादी करती है। बड़ी बहू सुरेखा बहुत ही लालची किस्म की औरत थी, लेकिन छोटी बहू संध्या बहुत अच्छे दिल की थी। कुछ महीनों के बाद शारदा की तबीयत बहुत ही खराब हो गई थी, जिससे वो भगवान को प्यारी हो गई थी। शारदा के जाने के बाद बड़ी बहू सुरेखा ने अपने पति सुरेश से कहा कि अब जायदाद का बंटवारा किया जाए। अजी सुनते हो, कब तक हम इसी छोटे से घर में रहेंगे? हम हमारा हिस्सा लेकर यहाँ से चले जाएंगे और किसी बड़े घर में रहेंगे। खेत में आपके भाई से ज्यादा आप काम करते हो और मेहनत करते हो, लेकिन लाभ बराबर बांटते हो। अगर ऐसा ही आप करते रहोगे तो कल को हमारे बच्चे होंगे, उनकी देखभाल हम कैसे करेंगे और अच्छे स्कूल में कैसे पढ़ाएंगे? मैं मेरे पिताजी से बात करूंगी और हमारे खेत में थोड़ी सी जगह ले लूंगी, जहां हम एक मुर्गी फार्म बनाएंगे। सुरेश को लगता था कि उसकी पत्नी जो भी कह रही है उसमें उसी का भला है। सुनो रमेश, मुझे लगता है कि अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। अरे भैया, ये आप क्या कह रहे हैं? अब इसकी जरूरत क्या है भैया? मैं अब और खेती नहीं कर सकता, अलग काम करना चाहता हूँ, जिसके लिए मुझे पैसों की जरूरत होगी। और इस घर में मैं रह भी नहीं सकता, क्योंकि ये घर बहुत छोटा है। रमेश को बड़े भाई की कही बातें सुनकर बहुत दुख हुआ था। वो बेचारा कुछ नहीं कह पाया। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आप और आपके भाई बचपन से इसी घर में पले बड़े हैं। अब अचानक आप यहाँ से चले जाएंगे तो आपके भाई पर क्या बीतेगी? और दीदी, मैंने आपको हमेशा अपनी सगी बहन माना था। अगर आप यहाँ से चली जाएंगी तो हमें बहुत दुख होगा दीदी। ये सीरियल वाले डायलॉग कह के तुम ये बंटवारा होने से रोकना चाहती हो? क्या कहा तुमने? सगी बहन की तरह समझती थी? हाँ, मैं सब जानती हूँ। सगी बहन का बहाना बनाकर सारे काम मुझसे करवाना चाहती हो। देखिए भाभी, दया करके ऐसी बातें मत कीजिए। मैं बस आपकी खुशी चाहता हूँ। अगर आपको इस बंटवारे से खुशी मिलती है तो मैं इसके लिए तैयार हूँ भाभी। और भैया, हमारे पिताजी इतनी मेहनत करके ये सारी जायदाद जमाई है, इसके टुकड़े करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये सब कुछ आप ही ले लीजिए भैया, इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी। ये क्या कह रहे हो? गांव के सारे लोग हमें बुरा भला कहे, यही चाहते हो ना तुम?
तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे हमने सारी की सारी जायदाद तुमसे छीन ली है। देखो तो इनका दिमाग, ऐसे नरम नरम बातें करके सारे लोगों में हमारी इज्जत उछालना चाहते हैं। यही चाहते हो ना तुम दोनों? वैसे भी तुम्हारी जायदाद की जरूरत हमें नहीं है। हाँ, अब ये प्यार भरी बातें बंद करो। ये बंटवारा होकर ही रहेगा। अरे आप अंदर जाइए, वरना इनकी मीठी मीठी बातों से आपको अपने जाल में जरूर फंसा लेंगे ये लोग। बोली तो देखो कोयल की जैसी, लेकिन इनका दिमाग लोमड़ी जैसा है। हाँ, सुरेखा को जो चीजें अच्छी लगती थी और जिसमें फायदा था, वो सारी चीजें अपने हिस्से में रख लिया था। लेकिन जो चीजों में उसे फायदा नहीं लगा, वो सारी चीजें रमेश के हिस्से में डाल रही थी। इस तरह सारी चीजों का बंटवारा कर लिया था। आखिर में एक गाय बच गई थी, जो उम्र में बहुत बड़ी थी और वो थोड़ी सी बीमार भी थी। सुरेखा ने सोचा कि अगर उस गाय को वो लेकर भी जाएंगे तो उन्हें फायदे के बजाय नुकसान ही होगा, इसलिए उस गाय को भी छोड़ देती है। फिर कुछ दिन बाद सुरेश और सुरेखा दूसरे घर चले जाते हैं, लेकिन रमेश और संध्या अपने घर में ही रहते थे और जो उनके पास था उसी में खुशी से जिया करते थे। कुछ महीने बाद रमेश के खेत की सारी फसल को टिड्डियां खाकर बर्बाद कर देती है। जो मेहनत रमेश ने खेत के लिए की थी, उस सारी मेहनत पर पानी फिर जाता है और वो बहुत नुकसान में आ जाता है। और उधर बड़े भाई सुरेश का मुर्गी फार्म बहुत ही फायदों में चल रहा था। फिर सुरेश को उसके छोटे भाई रमेश की परिस्थिति का पता चलता है। सुरेश ने सोचा कि छोटे भाई की कोई सहायता की जाए, लेकिन उसकी पत्नी सुरेखा ने छोटे भाई की सहायता करने से रोक लेती है। संध्या, मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारा ख्याल नहीं रख पा रहा हूँ। कम से कम आज के दिन तुम्हारा जन्मदिन है और मैं तुम्हारे लिए एक साड़ी तक नहीं खरीद पाया। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? जो साड़ी आप मेरे जन्मदिन पर मुझे देना चाहते थे, उसको लेकर भी मैं उतना खुश नहीं होती थी जितना खुश आपके पास होने पर होती हूँ। मुझे तो आपके करीब रहने में ही सबसे ज्यादा खुशी मिलती है। वैसे भी हमारी परिस्थिति हमेशा ऐसी ही नहीं रह जाएगी ना। सच कह रहा हूँ संध्या, मैं बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे तुम जैसी पत्नी मिली। सुनिए, हमारी गाय लक्ष्मी है ना, उसकी तबीयत बहुत खराब लग रही है, ठीक से कुछ खा ही नहीं रही है। मुझे लगता है कि हमें उसे एक बार जानवरों के डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। अच्छा, ठीक है, लेकिन अभी तो मेरे पास इतना पैसा नहीं है। कल मैं किसी के पास कर्जा लेने की कोशिश करता हूँ। अगर मिल गया तो हम अस्पताल जाएंगे। नहीं, किसी के पास कर्जा मत लीजिए। हमारे घर में 2 टोकरी उपले पड़े हैं, जिसे मैं शांता जी को बेच दूंगी और वो कुछ पैसे दे देंगी। उसे लेकर आप अस्पताल चले जाना। दूसरे दिन सुबह रमेश ये सोचकर घर से निकलता है कि उसे कहीं कोई काम मिल जाए। दोपहर हो गई थी। संध्या ने देखा कि उनके घर के आंगन में एक बूढ़ा आदमी आकर बैठा हुआ था। अरे चाचा जी, कौन है आप? इस समय यहाँ क्यों बैठे हैं? आपको कौन चाहिए? अरे बेटा, बहुत धूप है ना, जिसके कारण मेरा सर चकराने लगा था। यहाँ मुझे साया नजर आया और मैं यहाँ आकर बैठ गया। बस बेटा 10 मिनट के लिए बैठूंगा और चला जाऊंगा। बेटा, क्या मुझे एक गिलास पानी मिलेगा? अरे कोई बात नहीं है चाचा जी, आप अंदर आ जाइए। जब धूप थोड़ी कम हो जाएगी तब आप चले जाना।
अरे बेटा, मैंने तो एक गिलास पानी मांगा था, तुम मेरे लिए खाना लेकर आई। इसकी क्या जरूरत थी बेटा? अरे कोई नहीं चाचा जी, पता नहीं आपने कब खाया होगा। घर में कोई सब्जी वगैरह नहीं है, इसीलिए मैं दही और ये अचार लाई हूँ। बेटा, क्या ये दही बाहर की खरीदी हुई है? नहीं चाचा जी, ये तो घर में ही बनाया हुआ है, हमारी ही गाय का दूध का बना है। क्या तुम्हारे गाय की तबीयत ठीक नहीं है? अरे हाँ चाचा जी, लेकिन आपको कैसे पता चला? मैं जड़ी बूटियां बनाकर इलाज करता हूँ बेटा। दही का स्वाद चखने के बाद मुझे ये पता चला। क्या मैं उस गाय को एक बार देख सकता हूँ? मुझे पता चल गया बेटा कि समस्या कहाँ है। मैं अभी आता हूँ। देखो बेटा, जो पानी गाय को पिलाती हो, उस पानी के अंदर इस दवाई के 3 बूंद मिलाकर तीनों वक्त पिला देना। फिर गाय बिल्कुल ठीक हो जाएगी। और मुझे खाना खिलाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। अभी मैं चलता हूँ। ये सारी बातें कहकर वो बूढ़ा वहां से चला जाता है। जब रात को रमेश घर वापस लौटता है, तब संध्या उसके पति से ये सारी बात बताती है। जैसा उस बूढ़े ने कहा था, वैसे ही उस गाय की तबीयत धीरे धीरे ठीक होने लगी थी। तीसरे दिन वो गाय बहुत सारी घास चरती है, जिसे देखकर रमेश और संध्या बहुत खुश थे। फिर दूसरे दिन सुबह संध्या गाय के पास जाती है ताकि उसका दूध निकाल सके। वहां जाकर संध्या तो परेशान ही हो गई थी। वहां गाय का गोबर देखती है और वो गोबर बहुत ही चमक रहा था, जिसे देखकर परेशान होकर अपने पति को कहती है। फिर उसका पति रमेश भी वहां आकर देखता है और अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पाता है। वो गोबर बिल्कुल सोने की तरह चमक रहा था। फिर सारी जांच करने के बाद उसे पता चला कि वो असली सोना है। ये सब देखकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और भगवान का शुक्र अदा करते हैं। इस तरह हर बार वो गाय सोने का ही गोबर दिया करती थी। रमेश वो सारा सोने का गोबर अपने ही बचपन के दोस्त राघव को ही बेचा करता था। राघव एक सोने का व्यापारी था। इतनी कम दाम में असली सोना मिल रहा था, इसलिए ये बात राघव ने कभी किसी को नहीं बताई थी और ना ही कभी अपने दोस्त से ये पूछने की हिम्मत की कि ये सारा सोना उसे कहां से मिलता है। फिर धीरे धीरे रमेश को बहुत सारा फायदा मिलने लगा और उसकी परिस्थिति भी पूरी तरह से बदल गई थी। उसने अपने लिए एक बहुत बड़ा मकान भी खरीद लिया था और गांव के बहुत सारे लोगों की सहायता भी किया करता था। उसी वक्त उसके बड़े भाई सुरेश की मुर्गी फार्म में एक अजीब सी बीमारी फैल गई थी, जिस बीमारी के कारण सारे मुर्गियां मरने लगी और उसके भाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो गया था। जितने भी फायदे उन्हें मिलते थे, वो सारे फायदे सुरेखा उसी मुर्गी फार्म में लगाया करती थी, जिसकी वजह से उनके पास कोई पैसा नहीं बचा था। उनकी घर की हालत बहुत खराब हो गई थी। उनका कर्जा बहुत बढ़ गया था और खाने के लिए उनको खाना भी नहीं मिलता था। ये सारी बात पता चलने के बाद भी सुरेखा के माता पिता ने उसे आसरा नहीं दिया था। फिर किसी तरह रमेश को ये बात पता चलती है कि उसका बड़ा भाई सुरेश बहुत ही नुकसान में है। उसका घर बहुत मुश्किल से चल रहा है। ये बात पता चलने के बाद रमेश जाकर उसके भाई सुरेश और भाभी सुरेखा
दोनों को ही अपने घर बुला लाता है। देखिए दीदी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, आपके साथ हम हैं ना। आप दोनों को यहाँ देखकर हमें बहुत खुशी मिली है। संध्या, मुझे माफ कर दो बहन, पता नहीं मैंने तुम्हें क्या क्या न सुनाया था। देखिए भाभी, बीती हुई बातों को आप बिल्कुल मत याद कीजिएगा, सब कुछ भूल जाइए। और भैया, जितना पैसा आप लोगों को देना है वो सारा पैसा हम उनको लौटा देंगे और फिर हम दोनों मिलकर हमारा काम करेंगे। ठीक है भैया? इस तरह रमेश की कही बातें सुनकर दोनों ही मन बहुत ही पछताते हैं। उनको अपनी गलती का एहसास हो गया था। फिर सारे लोग उसी घर में मिलकर हंसी खुशी जीने लगे।